Hello students, welcome to Pharmacy Notes by US. Today we discuss Drugs and Cosmetics Act 1940 and Rule 1945 Part 4. So let's start. तो स्टूडेंट्स अभी तक अपन ने 3 पार्ट हैं जो कि डिस्कस कर लिए हैं ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट चैप्टर नंबर 2 के, जिसके अंदर मैंने आपको जो शेड्यूल्स हैं उसकी डिटेल स्टडीज बता दी हैं। आज अपन बात करेंगे सेल ऑफ ड्रग की। सेल ऑफ ड्रग की अगर बात की जाए तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि किस तरीके से है जो कोई भी ड्रग है जो पेशेंट तक पहुंचती है। सबसे पहले एक सप्लायर होगा जो कि आपका रॉ मटेरियल है जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज को देगा। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज हैं जो किसी न किसी डोजेस फॉर्म में आपकी जो ड्रग है उसको कन्वर्ट करेगी। वहां से वो पहुंचेगा डिस्ट्रीब्यूटर के पास या फिर होलसेलर के पास, जो कि स्मॉल रिटेल शॉप्स हैं जो कि डायरेक्ट कॉन्टेक्ट करती है पेशेंट से, उनको देगा। और जो रिटेलर हैं फिर लास्ट में है वो एक पर्टिकुलर पेशेंट को है जो कि वो ड्रग देगा जिसे वो रिक्वायर्ड है। अब ये चेन किस तरीके से चलती है और होलसेल का लाइसेंस पाने के लिए आपको क्या क्या करना चाहिए, किसे मिल सकता है, रिटेलर को क्या क्या करना चाहिए, और अगर वो चीजें उस तरीके से सही फॉलो अप नहीं होती हैं तो क्या क्या ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ होलसेल। अब होलसेल क्या है, होलसेलर होता कौन है? तो ऑब्वियस है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज से सीधा सीधा शॉपकीपर यानी कि रिटेलर को अगर दे रहा है मेडिसिन तो दिस इज अ होलसेलर। अपन ऐसा भी कह सकते हैं कि इट इज फ्रॉम स्टॉकिस्ट टू शॉपकीपर इज अ होलसेलर, या फिर आप चाहो तो ऐसे कह सकते हो कि मैन्युफैक्चरर से जो रिटेलर के बीच की जो लिंक है वो आपकी होलसेलर या फिर डिस्ट्रीब्यूटर है। रिटेलर की बात करें तो रिटेलर कौन है? तो ऑब्वियस है जो आपके शॉपकीपर्स हैं, जैसे कि चाहे वो ड्रग स्टोर हो, चाहे केमिस्ट हो, चाहे ड्रगिस्ट हो, कोई फार्मेसी हो या डिस्पेंसिंग केमिस्ट हो, वहां से सीधा सीधा अगर पेशेंट को मिल रहा है तो दिस इज योर रिटेलर, या इनडायरेक्टली अगर कहें तो होलसेलर और पेशेंट के बीच के लिंक है वो आपकी रिटेलर है। रिटेल सेल फ्रॉम शॉपकीपर लाइक ड्रग स्टोर, केमिस्ट, ड्रगिस्ट, फार्मेसी और डिस्पेंसिंग केमिस्ट टू पेशेंट। अब ये जो होलसेल लाइसेंस है या फिर रिटेल लाइसेंस है, इनके लिए अप्लाई कौन कर सकता है? सबसे पहली वो बात तो ड्रग कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन इशू 2 टाइप ऑफ लाइसेंसेस, वन फॉर रिटेल सेलर्स एंड वन फॉर होलसेलर्स, out of which one is retail drug license RDL to run a chemist shop, and it is issued to only those person who possess degree or diploma in pharmacy from a recognized university on the payment of request fees, and other in wholesale drug license which is WDL is issued to person who is engaged in the business of wholesale of a drug and medicine for a long time। यानी कि अगर आप रिटेल शॉप खोलना चाहते हैं तो आपको कम से कम क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए आपकी, क्या यानी कि आप एक डिग्री या फिर डिप्लोमा इन फार्मेसी हो तभी आप रिटेल ड्रग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हो, आपको रिटेल ड्रग लाइसेंस मिल सकता है। और होलसेल की जब बात करें WDL, पहले के टाइम पे अगर आप इस तरीके का कोई बिजनेस है जिसके अंदर होलसेल मेडिसिन हैं, आप सीधा का सीधा मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन उठा रहे हैं स्टॉक में और उस रिटेल को बेच रहे हैं, तब केवल और केवल आपको उस तरीके के बिजनेस में एंगेज होना था। आपको इस तरीके की कोई लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं थी, इस तरीके की कोई डिग्री की रिक्वायरमेंट नहीं थी। बट राइट नाउ अगर आप होलसेलर की शॉप भी खोल रहे हैं तो भी आपको इस तरीके की डिग्री की रिक्वायरमेंट्स है। लाइसेंस की बात करें कि कौन कौन से लाइसेंस अपने को देखने हैं, कौन कौन से फॉर्म्स भरे जाते हैं इस तरीके के लाइसेंस लेने के लिए। तो फॉर रिटेल यानी कि अगर आप होलसेलर या और कंज्यूमर के बीच की लिंक है रिटेलर जो डायरेक्ट कम्युनिकेट हो रहा है पेशेंट से, आपको उस तरीके की फार्मेसीज ओपन करनी है तो आपको कौन कौन से फॉर्म्स के बारे में पता होना चाहिए। तो अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X ड्रग्स अगर आप सेल करने के इरादे से हैं तो आपको फॉर्म नंबर 20, अगर C एंड C1 की शेड्यूल ड्रग्स हैं तो फॉर्म नंबर 21, और शेड्यूल X के लिए फॉर्म नंबर 20F। इस तरीके से फॉर्म्स को है जो कि फिल करना पड़ेगा इस तरीके के लाइसेंस लेने के लिए। यानी कि इन तीनों का एक कॉमन लाइसेंस नहीं है, हर एक ड्रग कैटेगरी के लिए आपको डिफरेंट लाइसेंस के लिए अप्लाई करना पड़ता है। फिर बात करते हैं रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस की। अब रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता क्या है? तो मोस्टली ये देखा गया है कि सपोज किसी पर्सन है जिसकी शॉप पे उस पर्सन का जो लाइसेंस है वो कैंसिल कर दिया गया है या फिर सस्पेंड कर दिया गया है, राइट। सपोज ये पर्सन है, ये कोई शॉप चला रहा था फार्मेसी की, इसका लाइसेंस है जो सस्पेंड कर दिया गया है, यानी कि अब ये पर्सन है जो कि ये शॉप रन नहीं कर सकता, राइट। बट उसके लाइसेंस के बिहार पे कोई थर्ड पर्सन है जो कि उस रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस का यूज करते हुए एक शॉप है जो रन कर सकता है फार्मेसी की। दिस टाइप ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस यानी कि उसको भी किसी ना किसी तरीके की लाइसेंस की या किसी ना किसी परमिशन की रिक्वायरमेंट है। तो वो जो लाइसेंस होते हैं या जो फॉर्म नंबर होते हैं उसके लिए अदर देन शेड्यूल C, C1 एंड X के लिए तो 20A,
शेड्यूल सी एंड सी वन के लिए 21A एंड शेड्यूल एक्स वो है जो कि सोल्ड नहीं कर सकते। होलसेल की बात की जाए तो 20B फॉर सी सी वन एंड एक्स अदर देन 21B फॉर शेड्यूल सी सी वन एंड शेड्यूल एक्स के लिए 20G। और वाइल डिस्ट्रीब्यूशन फ्रॉम मोटर व्हीकल की अगर बात करें, जैसे कि मोस्टली कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो क्या करते हैं, उनकी एक लोकेशन फिक्स नहीं होती है, वो मोटर व्हीकल पर डिस्ट्रीब्यूट होते हुए है जो कि सामान को देते हैं। तो उस तरीके के जो लाइसेंसीज हैं वो शेड्यूल एक्स के ड्रग्स को है जो कि बेच नहीं सकते हैं, वाइल शेड्यूल सी वन एंड सी एंड शेड्यूल सी सी वन एंड एक्स इनके लिए वो कर सकते हैं लाइसेंस अप्लाई। तो अगर सी अदर देन सी सी वन एंड एक्स के लिए करना है देन 20BB, शेड्यूल सी एंड सी वन के लिए करना है तो 21BB। अगर आप गौर से देखें तो याद करने के तरीके से सी सी वन एंड एक्स के लिए 20 सीरीज है, सी सी वन के लिए 21 सीरीज है। उसके अलावा ए एंड बी के अगर अल्फाबेट अलग हैं तो शेड्यूल एक्स है। फिर बात करते हैं अगर आप होलसेल लाइसेंस ले रहे हैं तो होलसेल लाइसेंस आपको तभी मिलेगा जब एक प्रॉपर इंस्पेक्शन होगा आपके एरिया के अंदर कि आप कहाँ पे वो जो आपकी स्टोर है वो कहाँ आप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो उसके हिसाब से वो पूरा इंस्पेक्शन होगा और वहाँ पे आपको क्या क्या चीज़ें रखनी चाहिए उसके आधार पे आपको है जो कि लाइसेंस मिलेगा आफ्टर वेरिफिकेशन फ्रॉम इंस्पेक्टर। तो वो क्या क्या होना चाहिए उसके बारे में बात करते हैं। होलसेल की अगर बात करें तो शेल नॉट बी लेस देन 10 स्क्वायर मीटर, और अगर आपका जो शॉप है वो होलसेलर के साथ साथ रिटेलर भी है तो वो 15 स्क्वायर मीटर उसकी है जो कि एरिया हो जाती है। स्टोरेज की बात करें कि भाई आप एक फार्मेसी ओपन कर रहे हो जो कि होलसेल है जिसमें काफ़ी सारी मेडिसिन होंगी, वैक्सीन भी होंगी, हर तरीके की ड्रग होंगी, तो ऑब्वियसली पर्टिकुलर टेम्परेचर पे उनको स्टोर करना पड़ेगा हाई स्टेबिलिटी के लिए। तो ऑब्वियसली स्टोरेज कंडीशन में यू नीड अ रेफ्रिजरेटर। व्हाई? बिकॉज द वैक्सीन, इंसुलिन इंजेक्शन आर नीड टू बी स्टोर्ड इन फ्रिज। कॉम्पिटेंट स्टाफ की अगर बात करें तो द सेल कैन बी मेड आइदर बाय अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट और अनदर कॉम्पिटेंट पर्सन हु मस्ट बी ग्रेजुएट विद 1 year एक्सपीरियंस in drugs or in the presence of anyone who has passed SSLC having experience of 4 years in drugs, especially approved by drug control department। यानी कि अगर स्टाफ की बात करें होलसेल के अंदर या तो रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट है, अगर रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट नहीं है तो कम से कम कोई ऐसा पर्सन होना चाहिए जिसे 4 साल का एक्सपीरियंस हो और साथ ही साथ वो कोई ना कोई ग्रेजुएट डिग्री भी पास किया हो। फिर बात करते हैं लाइसेंस शैल बी डिस्प्लेड इन प्रोमिनेंट प्लेस। साथ ही साथ जो आपका लाइसेंस है जिसके थ्रू आप है जो कि उस फार्मेसी को रन कर रहे हो, होलसेल डिपार्टमेंट को रन कर रहे हो, वो भी आपकी जो फार्मेसी है उसमें एक एडिक्वेट प्लेस पे है जो कि लगाया जाना चाहिए। द ड्रग शैल बी परचेज फ्रॉम अ डली लाइसेंस डीलर और अ मैन्युफैक्चरर। साथ ही साथ जो होलसेलर ड्रग परचेज कर रहा है मैन्युफैक्चरर से या किसी भी डिस्ट्रीब्यूटर से प्रॉपरली डील हो और साथ ही साथ साइन भी हो। Supply of drugs shall be made against cash memo. Carbon copies of the same shall be preserved for 3 years from the date of last entry। साथ ही साथ आप जो भी सप्लाई कर रहे हो वो कैश मीमो के जरिए हो, उसके कार्बन कॉपी आपके पास हो 3 साल तक, जब तक कि उसकी एंट्री नहीं हो। जैसे कि आज आपने खरीदा है वो माल और आपने सपोज भेज दिया, तो इन 3 सालों तक आपको मेंटेन रखना है रिकॉर्ड कि हाँ भाई हमने इतना माल खरीदा था इस पर्टिकुलर मैन्युफैक्चर से और इस दिन है जो कि सोल्ड कर दिया गया। Shall maintain the record of purchase and produce all the registers and record during inspection. Record must be preserved for 2 years from the last entry। यानी कि आप जो भी खरीद रहे हो, जो भी बेच रहे हो, आपको एक रिकॉर्ड मेंटेन करना है अकॉर्डिंग टू शेड्यूल यू एंड साथ ही साथ उन सब डेटास को कम से कम 2 साल तक आपको स्टोर करके भी रखना है। एन इंस्पेक्शन बुक शैल बी मेंटेन इन फॉर्म 35। साथ ही साथ फॉर्म 35 के अकॉर्डिंग आपको एक इंस्पेक्शन बुक भी मेंटेन करनी है कि बाई चांस कोई इंस्पेक्शन आए तो वो आसानी से इंस्पेक्टर है जो कि उस पर्टिकुलर बुक में देखकर सारी की सारी इन्वेस्टिगेशन कर सके। द ड्रग आफ्टर एक्सपायरी फिजिशियन सैंपल एंड ड्रग मीन फॉर गवर्नमेंट सप्लाई शैल नॉट बी स्टॉक्ड और सोल्ड। साथ ही साथ अगर आप मैन्युफैक्चरर से मेडिसिन खरीद रहे हो तो कुछ आपको मेडिसिन मिलती हैं जिनके ऊपर प्राइस टैग नहीं लिखा होता, दे आर फॉर द डॉक्टर्स फिजिशियन सैंपल। जो मार्केटिंग जो एमआर है यानी कि जो मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव है वो पर्टिकुलर सैंपल्स देते हैं और डॉक्टर्स को है जो कि एज गिफ्ट सैंपल्स के रूप में देते हैं। तो वो जो फिजिशियन सैंपल है उनको स्टोर भी नहीं करने चाहिए और साथ ही साथ है जो कि वो बेच भी नहीं सकते। क्यों? क्योंकि उनके ऊपर प्राइस मनी नहीं लिखी होती, वो एक तरीके से गलत है। अ सेपरेट रिकॉर्ड शैल बी मेंटेन्ड
For the supply of Schedule X drugs, the copies of invoice of sale of such drugs to the retailer shall be forwarded to the licensing authority. और अगर आप शेड्यूल एक्स की मेडिसिन का भी लाइसेंस आपके पास है और उसे आप बेच रहे हैं तो उसकी कॉपीज भी आपके पास होनी चाहिए। साथ ही साथ वो जिस रिटेलर को आप भेजो वो भी आपके पास कॉपीज होनी चाहिए। साथ ही साथ आपको लाइसेंसिंग अथॉरिटी को भी बताना है कि इस रिटेलर के पास अपना इतना बल्क अमाउंट है जो कि गया है, क्योंकि ऑब्वियस है आपसे अगर रिटेलर मांगेगा तो वो आपको कोई प्रिस्क्रिप्शन नहीं दे सकता, उसे वो पर्टिकुलर मेडिसिन की रिक्वायरमेंट है, तो वो पर्टिकुलर कौन से रिटेलर को आपने दिए हैं वो आप इंफॉर्मेशन अपने पास स्टोर करके रखेंगे। No sale of any drug should be made for the purpose of resale to a person not holding the license to sell or distribute the drug. साथ ही साथ कोशिश ये करनी है कि कोई दवाई जैसे आपकी बिक नहीं रही है तो ये नहीं कि आप इसे बार बार सेल करें या ऐसे पर्सन को बेच दें जिसके पास लाइसेंस नहीं है और वो कहता है कि हाँ भाई हम इसको सोल्ड कर देंगे। नहीं, दिस इज ऑल्सो इलीगल प्रोसेस। अगर आप यहाँ देखें तो जैसे इस तरीके का कोई फिजिशियन सैंपल आता है जिसमें स्पेसिफिकली डेट नहीं लिखी होती, लिखा होता है फिजिशियन सैंपल नॉट टू बी सोल्ड। इस तरीके के सैंपल्स को उन्हें नहीं बेचना चाहिए। सेल लाइसेंस की अगर बात करें तो जैसे आपने देखा होलसेल लाइसेंस होता है, रिटेल लाइसेंस होता है। रिटेल के अंदर भी दो तरीके के लाइसेंस है, जनरल लाइसेंस एंड रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। और एक होता है सेल फ्रॉम मोटर व्हीकल, जैसे कुछ पर्टिकुलर शॉप्स या कुछ जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनकी लोकेशन एक नहीं होती, वो मूव कर करके हैं जो कि सिस्टम को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो उस तरीके के भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ड्रग्स के लिए। उसमें शेड्यूल एक्स इंक्लूड नहीं होता, उसमें केवल और केवल शेड्यूल सी, C1 एंड एक्स एंड C एंड C1 ही इंक्लूड किए जाते हैं, चाहे वो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस हो चाहे वो सेल फ्रॉम मोटर व्हीकल हो। फिर बात करते हैं कंडीशन ऑफ रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस, यानी कि अगर आप रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस ले रहे हैं या उसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं तो आपको क्या बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस के लिए दो फॉर्म्स हैं, 20A एंड 21A, right? It is for C other than C, C1 and X, and this is for C and C1. शेड्यूल X के लिए restricted लाइसेंस नहीं है। Dealers or person in respect of drug whose sale does not require the supervision of qualified person. Licensee to itinerant vendor shall be issued only in exceptional cases for bona fide traveling agent of firms dealing in drug. यानी कि बेसिकली अगर बात करें कि आप restricted लाइसेंस कैसे ले सकते हैं, तो पहली बात तो ये है कि भाई सुपरविजन की रिक्वायरमेंट नहीं है आपको, आपकी जो चीज़ है वो क्लियर है तब आपको मिल सकता है। दूसरा, जो यात्रा कर कर के सामान बेच रहे हैं, चाहे एक्सेप्ट द केस ऑफ बोनीफाइड यानी कि जो मतलब प्रॉपर जो ट्रैवलिंग एजेंट्स हैं उसके हिसाब से भी आप है जो कि रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस को यूज कर सकते हैं। द लाइसेंसिंग अथॉरिटी में इशू अ लाइसेंस इन फॉर्म 21A टू अ ट्रैवलिंग एजेंट ऑफ अ फर्म बट नो अदर क्लास ऑफ इटिनेरेंट वेंडर्स for the specific purpose of distribution to medical practitioners or dealer sample of biological and other special products specified in C। यानी कि जो लाइसेंसिंग अथॉरिटी है फॉर्म दे सकती है एज अ ट्रैवलिंग एजेंट आपको मेडिसिन को इधर से उधर डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, बट जो वेंडर्स हैं, यात्रा करने वाले या जो डीलर्स हैं जो कि सैंपल्स को शिफ्ट करते हैं, उनके लिए वो चीज़ नहीं होगी, यानी कि अदर क्लास के लिए वो चीज़ें नहीं दी जाएगी। The licensee must have adequate premises equipped with facilities for the proper storage of which the licensee applies, provided that this condition does not apply to the vendor। साथ ही साथ जो लाइसेंसी है जो अपने पास स्टॉक रख रहा है, पहली बात उसके पास प्रॉपर स्टोरेज होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियस है चाहे वो वेंडर्स हैं चाहे वो मूव कर कर के मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट स्टॉक कहीं ना कहीं तो वो मेंटेन करेंगे, तो उसके लिए उसके पास एक एडिक्वेट प्रीमाइसेस होनी चाहिए। तो बेसिकली कहने का मतलब ये है कि जो रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस है उसने लाइसेंस तो ले लिया, बट उसके पास यहाँ पे एक तरीके से ट्रेवलिंग वाली फैसिलिटीज भी हैं कि वो इटिनेरेंट वेंडर्स के रूप में है जो कि मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है। अब इस तरीके से अगर मेडिसिन को डिस्ट्रीब्यूट करता है तो वो क्या कर सकता है और क्या नहीं कर सकता, उन चीजों के बारे में भी अपन देख रहे हैं। Licensee should be displayed in a prominent place in part of the premises open to the public or must be kept on the person of vendor who shall produce the same on demand by authorized government officer। साथ ही साथ जो लाइसेंस है जो आपका प्लेस है वहाँ पे प्रॉपर डिस्प्ले होना चाहिए, साथ ही साथ जो वेंडर्स हैं उनके पास भी उस तरीके की एक चीज होनी चाहिए। लाइसेंसी मस्ट कंप्लाई विद द प्रोविजन ऑफ DNC एक्ट। साथ ही साथ जो लाइसेंसी है DNC एक्ट में जो शेड्यूल हैं उसके आधार पर ही चीजों को बेचे, उसके हिसाब से उसको वर्किंग करनी चाहिए। ड्रग शुड बी परचेज्ड ओनली फ्रॉम ड्यूली लाइसेंस डीलर और मैन्युफैक्चरर। साथ ही साथ जो लाइसेंसीज हैं
उनको जो भी मेडिसिन खरीद रहे हैं वो सिर्फ एक प्रॉपर डीलर या फिर मैन्युफैक्चरर से लेना है जो कि मतलब रियल हो। The licensee can deal only with such drugs which can be sold without the supervision of qualified person। साथ ही साथ जो restricted licensees हैं, क्योंकि ये मूव कर करके ट्रेवल रुक करके मेडिसिन बेच रहे हैं, तो ये केवल वही मेडिसिन बेच सकते हैं जो कि क्वालिफाइड पर्सन के सुपरविजन के बिना हो, यानी कि OTC मेडिसिन, ओवर द काउंटर मेडिसिन है, लाइक जो फीवर के लिए पैरासीटामोल है या फिर कोई मल्टीविटामिन है या फिर कोई टॉनिक है, इस तरीके के मेडिसिन ही वो डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। ड्रग मस्ट बी सोल्ड इन देयर ओरिजिनल कंटेनर, साथ ही साथ वो जो भी बेच रहे हैं उन्हें उसके ओरिजिनल कंटेनर में ही सबमिट करना है। तो ये था स्टूडेंट्स रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस। एक ब्रीफ में अगर इसका इन्फॉर्मेशन दूं तो बेसिकली रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वो है जैसे कि अगर किसी का लाइसेंस है जो सस्पेंड हो गया है वो या वर्किंग नहीं कर रहा, तो उस लाइसेंस के आधार पे वो पर्सन तो काम नहीं कर सकता, बट उस लाइसेंस को लेकर पर्टिकुलर कुछ मॉडिफिकेशन करके दूसरा पर्सन है जो कि मेडिसिन को सेल कर सकता है। और मोस्टली ये जो है मोटर व्हीकल वाले वेंडर्स होते हैं, इटिनेरेंट वेंडर्स होते हैं, मूव कर करके मेडिसिन को बेचते हैं, इसलिए ये वही मेडिसिन बेच सकते हैं जो कि किसी सुपरविजन में नहीं दी जाती। आप जैसे OTC मेडिसिन हैं उन्हें आप ऐसे ही दे सकते हैं। फिर बात करते हैं रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स फॉर ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस, यानी कि जैसे अगर आप ड्रग लाइसेंस लेने जा रहे हो, चाहे वो रिटेल का हो या होलसेल का हो, तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने पास रखने चाहिए। सबसे पहले तो एप्लीकेशन फॉर्म ऑब्वियस है, आप किसके लिए अप्लाई कर रहे हो। देन कवर लेटर विद द नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द एप्लीकेंट, यानी कि कौन बंदा अप्लाई कर रहा है उसका डेजिग्नेशन, यानी कि क्या क्वालिफिकेशन है वो। कॉपी ऑफ चालान अचीव्ड बाय डिपॉजिट फी ऑफ ऑब्टेनिंग ड्रग लाइसेंस, डिक्लेरेशन, साइट पेन कहाँ पे आपकी एस्टेब्लिश है वो साइट फार्मेसी, बेसिक ऑफ पोजीशन ऑफ प्रीमाइसेस, अगर वो रेंटेड प्रॉपर्टी है तो ओनरशिप का प्रूफ आपके पास होना चाहिए। डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस सच एज इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, पार्टनरशिप डीड, ये भी आपके पास होना चाहिए। एफिडेविट होना चाहिए कि हाँ भाई किसी को भी आपत्ति नहीं है, कोई कन्विक्शन नहीं है इस तरीके का काम करने के लिए। Then testimony of registered pharmacist or competent person and their appointment letter in case of any employed person। साथ ही साथ अगर आप एम्प्लॉय कर रहे हो किसी पर्सन को तो इस तरीके के आपके पास अपॉइंटमेंट लेटर्स भी होने चाहिए। तो बेसिकली ये सारी चीजें अपने पास होनी चाहिए अगर ड्रग लाइसेंस अपने को चाहिए। आपके एरिया क्या है वो, और साथ साथ सारी की सारी एप्लीकेशन फॉर्म, फी सबमिशन होना चाहिए, कौन अप्लाई कर रहा है उसकी पूरी डिटेल होनी चाहिए। फिर बात करते हैं ऑफेंस एंड पेनल्टीज की, यानी कि अगर आप होलसेलिंग कर रहे हो, रिटेल सेलिंग कर रहे हो, आप वेंडर हो, तो अगर इन सब चीजों को आप सही तरीके से नहीं कर रहे हैं तो कौन सी पेनल्टीज आपको देनी पड़ सकती हैं उसके बारे में बात करते हैं। सेल और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की अगर बात करें तो एनी एडल्टेटेड, स्पूरियस और स्टैंडर्ड क्वालिटी की मेडिसिन को अगर आप नहीं दे रहे हैं, यानी कि बेसिकली अगर कोई खराब मेडिसिन दे रहे हैं, तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्स के अंदर वो चीज़ इलीगल है, वैसा आपको नहीं करना चाहिए, वैसा प्रोहिबिटेड है। अगर कोई ऐसा होलसेलर या फिर रिटेलर करता है तो उसका जो फर्स्ट कन्विक्शन है वो रहेगा 5 years इम्प्रिजमेंट एंड 10,000 रुपीज फाइन, राइट। जिसमें भी एडल्टेटेड, स्पूरियस और नॉट स्टैंडर्ड क्वालिटी के लिए ये रहेगा, वाइल एडल्टेटेड है बट टॉक्सिक नहीं है तो उसके लिए 1 से 3 साल की सजा और 5,000 फीस। और अगर विदाउट लाइसेंस है तो इम्प्रीजमेंट ऑफ लेस देन 1 year एंड लेसर द फाइन। सब्सिक्वेंट कन्विक्शन की अगर बात करें कि भाई वापस अगर कन्विक्शन रिपीट करता है तो अगर एडल्टेड, स्पूरियस या फिर टॉक्सिक मेडिसिन है तो 10 year की सजा और 20,000। वाइड एडल्टेटेड है बट टॉक्सिक नहीं है तो 2 to 4 years की इम्प्रिजमेंट एंड 10,000 फाइन। और इफ वी डू विदाउट अ लाइसेंस देन इम्प्रिजमेंट अप टू 2 years and fine up to 10,000। Spurious but not manufactured under the name of any other drug, मतलब कि ड्रग स्पूरियस तो है, अनरियल तो है बट किसी दूसरे नाम से वो बेची नहीं जा रही, तब फाइन रहेगा इम्प्रिजमेंट अप टू 3 to 5 years and 5,000 charges। While for second conviction imprisonment will be 6 to 10 years and charges is 10,000। एनी अदर की अगर बात की जाए कि इसके अलावा कुछ है तो इम्प्रिजमेंट फॉर 1 year एंड कॉन्ट्रावेंशन टू दिस एक्ट, यानी कि अगर इस एक्ट के अंतर्गत भी कोई चीज़ आप उल्लंघन करते हो तो 1 से 2 साल की सजा और फाइन।
और सेकंड कन्विक्शन पे 2 से 4 साल की सजा और 5,000 फाइन, या फिर दोनों। अगर आप गौर से देखें तो बेसिकली ड्रग डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, तो अगर आप ड्रग को सही तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर रहे हैं तो जो मैक्सिमम जो चार्जेस हैं वो आपके हैं 10,000 फॉर फर्स्ट कन्विक्शन या फिर 5 साल की सजा, और ऑन सेकंड कन्विक्शन 10 साल की सजा और 20,000। फिर बात करते हैं नॉट कीपिंग रिकॉर्ड्स ऑफ सेल इन द स्पेसिफिक मैनर। अगर आपने जो रिकॉर्ड्स हैं वो स्पेसिफिक मैनर में नहीं रखे हैं तो आपको कितनी सजा होनी चाहिए? तो अगर फर्स्ट टाइम आप ऐसा कर रहे हैं तो 3 साल की सजा या फिर 1,000 रुपये फाइन, या फिर दोनों। और अगर सेकंड बार आपकी ये चीज रिपीट होती है, सही से आप डॉक्यूमेंट मेंटेन नहीं कर पाते हो, तो सेम एज द फर्स्ट कन्विक्शन यू हैव टू पे। यूजिंग द रिपोर्ट ऑफ गवर्नमेंट एनालिस्ट फॉर एडवर्टाइजिंग एनी ड्रग। साथ ही साथ आप कोई ड्रग है जिसका एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और उसकी रिपोर्ट आपके पास नहीं है, बट आप किसी ना किसी गवर्नमेंट एनालिस्ट की रिपोर्ट का यूज करते हुए ये चीज कर रहे हो, तो जैसा कि मैंने आपको बताया किसी भी मेडिसिन का एडवर्टाइजमेंट नहीं कर सकते अपन, तो इसके लिए भी फाइन है अप टू 500। और अगर आप ये चीज करते हैं तो नेक्स्ट टाइम 10 ईयर्स का आपको जेल है, इम्प्रिजमेंट है और फाइन है साथ में। तो स्टूडेंट्स आज अपन इतना ही पढ़ेंगे। आज मैंने आपको बताया कि सेल करने की बात की जाए तो 3 तरीके से या 4 तरीके से अपन सेल कर सकते हैं। एक होलसेलर होता है, एक रिटेलर होता है, एक रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस होता है और एक होता है आपका मोटर व्हीकल वेंडर, राइट। होलसेलर तो वो है जो कि लिंक है बिटवीन आपके मैन्युफैक्चरर एंड रिटेलर से। रिटेलर वो है जो लिंक है बिटवीन होलसेलर एंड आपके कस्टमर से। रेस्ट्रिक्टेड लाइसेंस वो है कि आपको मना है बट आपके उस लाइसेंस के आधार पर कोई दूसरा है जो सामान बेच सकता है। एंड लास्ट में मोटर व्हीकल यानी कि बेसिकली जो इटिनेरेंट लोग हैं, यानी कि मूव कर करके सामान बेचने की कोशिश करते हैं, उनके लिए। इन सब के लिए एक पर्टिकुलर लाइसेंस है 20 एंड 21 के सीरीज के अंदर, जिसके आधार पर अपन वो फॉर्म ले सकते हैं और होलसेलर या फिर रिटेलर बन सकते हैं। I hope you understand and enjoy the video. Please like, share and subscribe and don't forget to press the bell icon. Thank you.